उसे पूरा यकीन था कि वह इंसानी दुनिया में खोई हुई एक राजकुमारी है। माँ की दोबारा शादी की सच्चाई से बचने के लिए वह दिन रात प्राचीन और अंधेरी परिकथाओं में डूबी रहती थी। सौतेले पिता के पास जाते हुए रास्ते में लड़की को जमीन पर पड़ा एक छोटा सा पत्थर मिला। उसी पल वह पत्थर किसी ऐसे रहस्य को जगा देता है जो बरसों से इंतजार कर रहा था। एक अजीब सी कीट आकृति अचानक हरकत में आती है, अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। लीना यह सब देखकर दंग रह जाती है। तभी माँ आकर लड़की को सफर जारी रखने के लिए कहती है। गाड़ी दोबारा चल पड़ती है, लेकिन जो कीट उड़कर गया था वह फिर से उनका पीछा करने लगता है। रात गहराते ही वह चुपचाप लड़की के बिस्तर तक पहुंच जाता है। ओफेलिया डरने के बजाय उत्सुकता से पूछती है, क्या तुम सच में एक परी हो? वह अपने तकिए के पास रखी परिकथा की किताब दिखाती है और लड़की की हैरान आंखों के सामने वही कीट किताब की तस्वीर जैसा बन जाता है। वह हवा में इशारों से समझाता है कि उसे सैन्य शिविर के पास बने प्राचीन भूल भुलैया में जाना होगा। भूल भुलैया के रास्ते बेहद उलझे हुए हैं। कमजोर चांदनी और उस परी के संकेतों के सहारे ओफेलिया भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचती है। लंबी सीढ़ी से नीचे उतरते ही एक रहस्यमय प्राणी उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पैर बकरे जैसे हैं, शरीर इंसान का, त्वचा पुरानी चट्टान की तरह खुरदुरी और पारदर्शी शीशे जैसी आंखें जो मानो आत्मा तक देख लेती हैं। वो खुद को पौराणिक पैंदेव बताता है और लड़की को राजकुमारी मोआना कहकर पुकारता है। ओफेलिया को कुछ समझ नहीं आता। उसका असली पिता तो बस एक दर्जी था, फिर उसे राजकुमारी क्यों कहा जा रहा है? पैन कहता है, तुम इंसान की बेटी नहीं हो। चांद ने तुम्हें चिन्हित किया है, एक निशान तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा असली पिता तुम्हारी वापसी का द्वार खोल चुका है। सच्चाई यह थी कि लड़की असल में भूमिगत साम्राज्य के राजा की बेटी थी। मानव दुनिया की चाह में वह महल से भाग आई, लेकिन तेज सूरज की रोशनी ने उसकी याददाश्त मिटा दी और उसकी आत्मा एक इंसानी शरीर में कैद हो गई। अगर उसे दोबारा उस शाश्वत भूमिगत राज्य में लौटना है तो पूर्णिमा से पहले उसे 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी, ये साबित करने के लिए कि वह इंसानी दुनिया की गंदगी से दूषित नहीं हुई है। पैन उसे एक बिना लिखी किताब देता है। कहता है, जब समय आएगा इसे खोलना, इसमें खुद ब खुद रास्ता दिखाई देगा। कमरे में लौटकर ओफेलिया किताब खोलती है। सच में पन्नों पर धीरे धीरे शब्द और चित्र उभरने लगते हैं। पहला काम साफ लिखा होता है, जंगल में एक सूखे अंजीर के पेड़ के नीचे जाना है। वहां जड़ों में रहने वाला एक विशाल कीट छिपा है। उस कीट ने पेड़ की जीवन शक्ति चूस ली है, इसी वजह से पेड़ मर चुका है। ओफेलिया को उसे 3 जादुई पत्थर खिलाने होंगे और फिर उसके पेट से एक सुनहरी चाबी निकालनी होगी। अगली सुबह वह किताब और जादुई पत्थर लेकर जंगल पहुंचती है। सूखा अंजीर का पेड़ अंदर से खोखला है, मानो सालों पहले मर चुका हो। जड़ों के पास एक काला गड्ढा है जिससे नमी और सड़ांत की बदबू आ रही है। माँ की नई सिलाई हुई ड्रेस गंदी ना हो, इसलिए ओफेलिया अपना बाहरी कपड़ा उतारकर पास की टहनी पर टांग देती है। गहरी सांस लेकर वह गड्ढे के अंदर घुस जाती है। अंदर अंधेरा, नमी और चिपचिपा तरल भरा है। वह रेंगते हुए भीतर तक जाती है और आखिरकार उस विशाल कीट को देख लेती है। उसका शरीर बैल से भी बड़ा है, त्वचा पर सिलवटें और घिनौने उभार हैं। ओफेलिया उस पर पेड़ को नष्ट करने का आरोप लगाती है, लेकिन कीट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उल्टा उसके चेहरे पर बैठे कीड़े को खा जाता है। डर से दिल कांप रहा होता है, फिर भी ओफेलिया खुद को संभालती है। वह जादुई पत्थरों को कीड़ों के साथ मिलाती है और कीट को खाने के लिए उकसाती है। कुछ ही देर में पहला इम्तिहान अपनी खौफनाक दिशा में बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में उस विशाल कीट ने अपने पेट से एक बड़ी सी चिपचिपी गांठ उगल दी और उसी गंदगी के बीच वह चीज दिखाई दी जिसकी तलाश थी, सुनहरी चाबी। भूमिगत राज्य में वापसी का पहला इम्तिहान पूरा हो चुका था, लेकिन जब ओफेलिया कीचड़ और गंदगी से सनी हुई बाहर निकली और अपनी नई ड्रेस ढूंढने लगी तो उसका दिल बैठ गया। तेज हवा और बारिश उसकी ड्रेस को उड़ा ले गई थी और अब वह कीचड़ में पड़ी थी। ये वही फ्रॉक थी जिसे माँ ने बड़े प्यार से अपने हाथों से सिला था। घर लौटने पर माँ की डांट तय थी, लेकिन ओफेलिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है, ये शब्द उसके सौतेले पिता के थे। और अजीब बात यह थी कि ओफेलिया के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि उभर आई, क्योंकि पहली ही मुलाकात में वह इस आदमी की बेरुखी और स्वार्थ को समझ चुकी थी। वह एक फासिस्ट सेना का कप्तान था। बचे खुचे रिपब्लिकन गुरिल्लों को खत्म करने के लिए उसे इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। माँ पहले ही गर्भावस्था के कारण बेहद कमजोर थी, फिर भी उसने उसे लंबा और थकाने वाला सफर करने पर मजबूर किया। मुलाकात की पहली नजर में उसकी आंखों में पत्नी के लिए कोई ममता नहीं थी, बस पेट पर हाथ रखकर अंदर पल रहे बच्चे की चिंता थी। ओफेलिया के अपनापन दिखाने पर भी उसने जरा सी भी नरमी नहीं दिखाई। दूसरा हाथ ओफेलिया, मर्सिडीज सामान ऊपर रखो। ये जगह ओफेलिया को घुटन भरी लगती थी, लेकिन एक सुकून भी था। घर की देखभाल करने वाली मर्सिडीज, वह बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती,
उसकी ड्रेस की तारीफ करती और उसके अजीब अजीब परिकथाओं को ध्यान से सुनती। लेकिन मर्सिडीज उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखती थी। एक दिन डॉक्टर जब माँ का रूटीन चेकअप कर रहा था, ओफेलिया ने गलती से मर्सिडीज और डॉक्टर को चोरी छिपे बात करते देख लिया। सच्चाई सामने आई। वे पहाड़ों में छिपे गुरिल्लों को दवाइयां पहुंचा रहे थे। उत्तरी स्पेन में फ्रांको की फासिस्ट तानाशाही पहाड़ी कोहरे की तरह हर दिल पर छाई हुई थी। अगर कप्तान विदाल को रिपब्लिकन से मिली भगत की भनक लग जाती तो सीधी मौत तय थी। ओफेलिया ने यह राज अपने दिल में ही दफन कर लिया। रात के सन्नाटे में वह फिर भूल भुलैया के केंद्र पहुंची और सुनहरी चाबी पैन देव को सौंप दी। लेकिन पैन ने उसे लौटा दिया। कहा, इसे संभाल कर रखो, दूसरे इम्तिहान में काम आएगी। इसके बाद उसने उसे एक जादुई चौक दी और चेतावनी दी, पूर्णिमा से पहले दूसरा काम पूरा करना होगा। अगली सुबह जब माँ अभी सो रही थी, ओफेलिया चुपचाप बाथरूम में गई और बिना लिखी किताब खोली। लेकिन इस बार सफेद पन्नों से स्याह नहीं, खून टपकने लगा। एक अजीब सा डर दिल में उतर आया। तभी बाहर से माँ की दर्द भरी चीख सुनाई दी। ओफेलिया किताब छोड़कर भागी। माँ पेट पकड़कर जमीन पर बैठी थी। खून उसकी ड्रेस को भिगो चुका था। डॉक्टरों की कोशिशों से माँ की जान तो बच गई, लेकिन हालत नाजुक थी। आराम के लिए ओफेलिया को माँ से अलग नीचे बने छोटे कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। माँ की बिगड़ती हालत ओफेलिया को दूसरा इम्तिहान करने से रोक रही थी। तभी पैनदेव खुद उस कमरे में प्रकट हुआ। सब कुछ जानकर उसने अपनी चादर से एक अजीब सी चीज निकाली, एक शिशु जैसे आकार की मंडरेक जड़। उसने कहा, इसे दूध में भिगोकर माँ के बिस्तर के नीचे रख दो, हर दिन 2 बूंद खून चढ़ाना, दर्द कम हो जाएगा। ओफेलिया ने वैसा ही किया और सच में माँ की हालत तेजी से सुधरने लगी। लेकिन विदाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी एक ही चिंता थी, अगर चुनना पड़े तो माँ नहीं, पेट में पल रहा बेटा बचे। ओफेलिया ने देखा उस आदमी का दिल कितना पत्थर का था। वह माँ के पेट से लिपट कर रोई, अजन्मे भाई से विनती की कि माँ को नुकसान न पहुंचाए और वादा किया कि वह उसे अधोलोक का राजकुमार बनाएगी। फिर उसने किताब खोली। दूसरा इम्तिहान सामने था, एक छिपे और खतरनाक तहखाने में जाना, एक ऐसे राक्षस से खंजर चुराना जो बच्चों को खाता है। पैन की चेतावनी साफ थी, वहां की कोई भी चीज मत खाना और रेत घड़ी की रेत खत्म होने से पहले वापस लौट आना। ओफेलिया ने पत्थर की दीवार पर चौक से एक छोटा दरवाजा बनाया। रेखाएं तेजाब की तरह दीवार को चीरने लगीं। दरवाजा खुला और सामने आया सड़ा गला, रक्त रंजित गलियारा। रेत घड़ी पलटी गई। तहखाने में लजीज खाने से सजी मेजें थीं, वे चीजें जो उसने कभी छकी नहीं थीं। और मेज के सामने एक नंगा सफेद मूर्ति सा राक्षस बैठा था। उसकी प्लेट में आंखें रखी थीं। दीवारों पर बने चित्र बच्चों को खाते उस दानव की कहानी सुना रहे थे। ओफेलिया ने जल्दी से चाबी निकाली, छिपा हुआ खांचा खोला और सुनहरा खंजर हासिल कर लिया। काम पूरा हो चुका था। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी। एक पल की कमजोरी, एक अंगूर जो अंधेरे में भी लालच की तरह चमक रहा था। 3 परियां उसे रोकने लगी, लेकिन वह हाथ बढ़ा बैठी। जैसे ही अंगूर जीभ से छुआ, राक्षस हरकत में आ गया। उसने प्लेट से आंखें उठाईं, हथेलियों में लगा लीं और देखने लगा। पर ओफेलिया खतरे को समझ नहीं पाई। परियां आगे आईं उसके लिए समय खरीदने, लेकिन दानव ने 2 परियों को पकड़कर मुंह में डाल लिया। हड्डियां चरमराईं, चीखें गूंज उठीं। अब जाकर ओफेलिया भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रेत घड़ी की आखिरी रेत भी गिर गई। मौत पास थी। आखिरी ताकत जुटाकर उसने ऊपर चौक से नया दरवाजा बनाया और छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। रात को पैनदेव लौटा। जब उसने परियों का डिब्बा खोला तो सिर्फ एक बची थी। सच्चाई सामने आई। पैन आग बबूला हो गया। उसने ओफेलिया को भूमिगत राज्य से निकाल दिया। तुम गलत हो, अब कभी घर नहीं लौट सकती। पैन अंधेरे में गायब हो गया और लड़की पछतावे में टूट गई। उधर विदाल पर गुरिल्लों का दबाव बढ़ता जा रहा था। ट्रेन उड़ाई गई, सामान चोरी हुआ बिना ताला तोड़े। शक डॉक्टर पर गया। सच सामने आया। डॉक्टर ने दया से मौत दी और खुद गोली का शिकार हो गया। उसी रात माँ की हालत बिगड़ी। विदाल को सिर्फ बेटे की चिंता थी और ओफेलिया अपनी माँ को हमेशा के लिए खो बैठी। अंतिम संस्कार के बाद मर्सिडीज भी भागने की तैयारी में थी। ओफेलिया गिड़गिड़ाई और दोनों बरसाती रात में जंगल की ओर भागी। लेकिन अचानक विदाल और उसके सैनिक सामने थे। यहीं से कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ की ओर बढ़ती है। मर्सिडीज, ओफेलिया। कप्तान विदाल गालियां देता हुआ ओफेलिया को जोर से कमरे में बंद कर देता है और मर्सिडीज के लिए सबसे भयानक यातनाएं तय कर दी जाती हैं। विदाल एक एक कर यातना के औजारों का इस्तेमाल समझाने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि औरतों को कमजोर समझने वाला यही घमंड
उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। मर्सिडीज चुपचाप कमर से बंधी छोटी सी छुरी निकालती है और एक झटके में रस्सियां काट डालती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आह! अब हर वार के साथ मर्सिडीज उसे वही दर्द लौटा रही थी जो उसने दूसरों को दिया था। शायद पहली बार विदाल को गुरिल्लों की पीड़ा समझ आ रही थी। तू कमीना है। तूने लड़की को छूने की हिम्मत कैसे की? तू अपने प्यारे सुअर जैसा मरेगा। सैनिकों के संभलने से पहले ही मर्सिडीज जंगल की ओर भाग निकलती है। जब सांसें जवाब देने लगती हैं, तभी अंधेरे से गुरिल्ले प्रकट होते हैं, मानो आसमान से उतर आए हों। कुछ ही पलों में मर्सिडीज को घेरने वाले सारे राष्ट्रवादी सैनिक ढेर हो जाते हैं। उधर ओफेलिया की जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागती है। पैन देव दोबारा प्रकट होता है। वह लड़की को आखिरी मौका देता है। अगर तुम अपने भाई को भूल भुलैया तक ले आओ तो आखिरी इम्तिहान पूरा हो जाएगा। ओफेलिया बिना एक पल गंवाए जादुई चौक से कप्तान विदाल के दफ्तर में एक छोटा सा दरवाजा बना लेती है। भाई को उठाने से पहले वह चुपचाप विदाल की शराब में जरूरत से ज्यादा शांतिदायक दवा मिला देती है। यही दवाइयां डॉक्टर ने कभी माँ के लिए छोड़ी थी। वह जाने ही वाली होती है कि सामने से विदाल लौट आता है। ओफेलिया साए में जम जाती है, सांस तक रोक लेती है। वह देखती है विदाल वही शराब पूरा का पूरा पी जाता है। फिर वह भाई को उठाती है और खामोशी से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका, मानो किस्मत ने उसकी मौजूदगी उजागर कर दी हो। ओफेलिया मुड़कर पूरी ताकत से दौड़ती है। पीछे पीछे विदाल, हाथ में बंदूक। दवाओं के असर से उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन आंखों में जानवरों जैसी जिद भरी है। उसी वक्त गुरिल्ले पूरे सैन्य शिविर पर हमला बोल देते हैं। धमाके, हाक, आसमान लाल हो जाता है। दुनिया जैसे टूट कर बिखर रही हो, लेकिन विदाल को कुछ दिखाई नहीं देता। किसी पागलपन की तरह वह लड़की का पीछा करता हुआ उस प्राचीन भूल भुलैया में घुस जाता है। भूल भुलैया जैसे जिंदा हो, ओफेलिया के सामने खुद ब खुद केंद्र की राह खोल देती है। और वहीं पैनदेव पहले से मौजूद है। उसके हाथ में ठंडी चमक बिखेरता सुनहरा खंजर है। वह आदेश देता है, बच्चे को मुझे सौंप दो। दरवाजा तभी खुलेगा जब किसी निर्दोष का खून बहाया जाएगा। बस कुछ बूंदें। ओफेलिया कांप जाती है। उसकी बाहों में उसका छोटा भाई है। इस निर्दयी दुनिया में उसका इकलौता अपना। कहानी अपनी सबसे भयावह परीक्षा पर आकर रुक जाती है। अब सवाल यह नहीं कि ओफेलिया राजकुमारी है या नहीं। सवाल यह है, क्या वह अपना भाई बचाएगी या अपनी तकदीर? ओफेलिया के दिल की आखिरी सबसे कोमल और पवित्र जमीन था। वह किसी भी कीमत पर उसे चोट नहीं पहुंचने दे सकती थी। तुमने वादा किया था, बच्चा मुझे सौंप दो। नहीं, ओफेलिया का इनकार कांटे की तरह पैनदेव के दिल में चुभ गया। उसका धैर्य टूट गया। वह चेतावनी देता है, एक इंसानी बच्चे के लिए अपना देवत्व, अपनी अमृता और अपना सिंहासन छोड़ने जा रही हो। लेकिन ओफेलिया की आंखों में कभी इतनी दृढ़ता नहीं थी। वह सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। भूमिगत राज्य, राजकुमारी की पहचान, वह हर सपना जिसे पाने की उसने कभी चाह की थी। बस एक ही इच्छा, अपने भाई के साथ रहना। तो कर लो अपनी इस मूर्ख इच्छा को पूरा। पैन की आवाज में किस्मत जैसी थकी हुई आह थी। उसी पल हकीकत की दुनिया में विदाल सब कुछ देख चुका था। वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ा। ओफेलिया की बाहों से बच्चे को छीन लिया। ओफेलिया मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गोली उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। तेज आग जैसी पीड़ा उसके जिस्म में फैल गई। उसे महसूस हुआ जिंदगी उंगलियों से फिसल रही है। वह जमीन पर गिर पड़ी। पहली बार उसने मौत को इतना करीब से देखा। उधर भूल भुलैया से बाहर निकलते ही विदाल का भी अंतिम फैसला तय हो चुका था। अंधेरे में गुरिल्लों की कतारें खड़ी थीं। वह जान गया अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने बच्चे को धीरे से मर्सिडीज की गोद में सौंपा। फिर जेब से अपनी सबसे कीमती चीज निकाली, वह घड़ी जो उसकी पूरी जिंदगी की जिद की निशानी थी। लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे बेटे को बता देना मैं किस वक्त मरा था। मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। मर्सिडीज बच्चे को लेकर घबराई हुई भूल भुलैया में दौड़ती रही, जब तक कि उसने वह दृश्य नहीं देख लिया, वह अंत जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। ओफेलिया जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। उसकी उंगलियों से गिरती बूंदें भूल भुलैया के नीचे बने गोलाकार रहस्यमय वेदी में टपक रही थीं। मर्सिडीज उसके पास बैठ गई, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा बच्चों को सुलाती थी। उसने धीरे धीरे लोरी गुनगुनाई और आवाज दुख से भरी थी, लेकिन उसमें अजीब सी शांति थी। तभी अंधेरे को चीरती एक सुनहरी रोशनी फूटी, मानो किसी प्राचीन कथा की गहराइयों से बह निकली हो। ओफेलिया उठ खड़ी हुई। घाव गायब थे,
खून मिट चुका था। अब वह रेशमी राजसी पोशाक में थी। वह एक भव्य भूमिगत महल में खड़ी थी। ऊंचे स्तंभ, शांत हवा और सदियों पुरानी गरिमा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर वह आदमी बैठा था जिसे वह हमेशा दर्जी समझती रही। उसका असली पिता, तुम्हारा रक्त, सच्चा साबित हुआ। ये आखिरी परीक्षा थी और तुमने सही चुनाव किया। आओ एडेसा, अपने पिता के पास बैठो। वह तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा था। चारों ओर लोगों की जयकार गूंज उठी। तालियों की लहर पूरे दरबार में फैल गई। वे उस राजकुमारी का स्वागत कर रहे थे जो पीड़ा से लौट कर आई थी, उसकी मासूमियत, उसकी दया, उसके साहस के लिए। लेकिन जमीन की दुनिया में हकीकत बिल्कुल अलग थी। ओफेलिया का शरीर ठंडी भूल भुलैया में निश्चल पड़ा था। दिल की धड़कन धीरे धीरे थम चुकी थी। बस मर्सिडीज की टूटी हुई सिसकियां अंधेरे में गूंज रही थीं। क्या ओफेलिया सच में भूमिगत राज्य लौट गई, या ये सब मौत से पहले की एक आखिरी कल्पना थी? फिल्म इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि ये कहानी आपको वही सच मानने देती है जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है, परिकथाएं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, वे उन लोगों के लिए होती हैं जो आज भी इस बेरहम दुनिया में इंसानियत की रोशनी पर यकीन करना चाहते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मुलाकात होगी अगली कहानी में।